हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंचु अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। उसके बाद हम कर लेंगे मॉनिटरल प्रोटोकॉल को भी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं मॉनिटरल प्रोटोकॉल से रिलेटेड हमारे प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो देखो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी क्या है, जो कि ह्यूमन्स के कारण हो रही है, कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। सिंपली हम इसकी अगर हम कोई डेफिनेशन देखें कि ऐसे इफेक्ट पड़ना जो कि किसकी वजह से हो रहे हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एनीथिंग दैट इज ह्यूमन कोज्ड, बट इट इज़ यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन रेफरेंस टू कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट डेज क्लाइमेट चेंज। अगर हम आज की बात करें तो आज हम इसको क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज का पूरा टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर, उसको मैं अच्छे से करवाऊंगी आपको। ठीक है, विच इज़ इंटरप्रेटेड टू बी प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन बेस्ड ऑन ए लार्ज बॉडी ऑफ रिलायबल एंड साइंटिफिक रिसर्च। पहले से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के नाम से जाना जाता था। तो अगर हम देखें सिंपली, इसका मतलब क्या है कि जो एक ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के कारण इन्वायरमेंट पे हमारी इफेक्ट पड़ रहा है, उन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं हम। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही। आइडेंटिफाई एनवायरमेंटल इशू विच आर लोकल इन नेचर, जो लोकल है नेचर में। अब इसमें ऑप्शन दी हुई है हमें। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एक लोकल नेचर की प्रॉब्लम नहीं है। एनवायरमेंटल इशू तो है बट नॉट इन लोकल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद है लेक पोल्यूशन, ये लोकल है। सॉइल इरोजन भी लोकल है बट क्लाइमेट चेंज नहीं है। ठीक है, वाटर लॉगिंग है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो इसी के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, अब एक और क्वेश्चन है मॉनिटरल प्रोटोकॉल का, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। गलती से यहाँ स्लाइड आ गई हमारी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो ह्यूमन की हैं और इम्पैक्ट पड़ रहा है जिसका इन्वायरमेंट के ऊपर। सबसे पहला है ओवर पॉपुलेशन। देखो, जब भी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, स्पेस। और स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, फिर से ट्रीज़ को कट करते हैं, और जिससे क्या होता है, हमारा CO2 को लेवल बढ़ता है। क्योंकि देखो, जो ह्यूमन है वो अपनी एक्टिविटीज़ के कारण इमिशन करता है CO2 का, और फिर पेड़ उतने ही उस हिसाब से है नहीं, जिससे CO2 का इमिशन ज़्यादा होता है। सेकंड है हमारा पॉल्यूशन, जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। देखो, पॉल्यूशन हर जगह है। ठीक है, और अगर हम अब देखें तो 2.4 बिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको क्लीन वाटर भी नहीं मिल रहा पीने के लिए। ठीक है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, और बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ रखी है अब तो। ठीक है, तो पॉल्यूशन को हम समझ सकते हैं कि ये हो भी रहा ह्यूमन की वजह से ही है। क्योंकि ह्यूमन ही क्या है, व्हीकल्स चला रहा है, इंडस्ट्रियल्स एरिया जो है, इंडस्ट्रीज़ बना रहा है, तो जो वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया से इमिशन आ रहा है गैसेस का, उससे हो रहा है पॉल्यूशन। और जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। देखो, CO2 का जो इमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ CO2 इज़ रिकॉर्डेड हिस्ट्री बिफोर 1950 वाज अबाउट 300 पार्ट्स पर मिलियन। हाउएवर करंट मेजरमेंट अगर हम देखें तो वो 400 ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन हो चुका है। ठीक है, अगर आज के हम देखें कि कितना इमिशन हो रहा है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लैंड, आइस, ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, जिससे ओशन का जो लेवल है वो भी राइज हो रहा है। पर ईयर 3.42 mm जो ओशन का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिससे क्या हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। ठीक है, फ्लड्स आ सकते हैं, और जो आइस है वो मेल्ट होती जा रही है। और क्या होगा, ओशन जो है 1 से लेकर के 4 फीट जो है उसका लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लाइमेट चेंज, वो क्लाइमेट चेंज इसके अंडर ही आता है। और क्लाइमेट चेंज को मैं पूरा अच्छे से आपको करवाऊंगी कि क्या क्या नेशनल हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पे वर्क हो रहा है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। देखो, क्लाइमेट चेंज का सिंपली मीनिंग है कि एकदम से अब हम क्या है, मौसम जो है चेंज हो गया है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज इज क्लोजली कनेक्टेड टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। एज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज, अर्थ वेदर पैटर्न्स विल ड्रास्टिकली चेंज। अब क्या हो रहा है, एक तरीके से देखो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है पहले की बजाय। दूसरा, कहीं फ्लड्स आ रही हैं, कहीं ड्रॉट हो रहा है। तो पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है ना, इतना इम्बैलेंस नहीं था वेदर जो है, क्लाइमेट जो है, जितना अब इम्बैलेंस्ड हो रहा है। ठीक है ना, द इंक्रीज विल इम्पैक्ट वेदर पैटर्न्स, जो वेदर के पैटर्न्स हैं उनमें चेंजेस आ रहे हैं। promising more intense hurricanes in both sides and frequency. ठीक है, as well as intensify and prolonging droughts and heat waves. But air pollution does not just affect the environment. ठीक है, तो देखा जाए तो देखो एयर पोल्यूशन की वजह से, या फिर हम कहीं
जो भी पॉल्यूशन ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसकी वजह से इमिशंस हो रहे हैं, हमारे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, CO2 का इमिशन ज़्यादा हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन ज़्यादा हो रहा है जिससे गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी हमारा राइज़ हो रहा है। और जिसकी वजह से देखो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम आ रही है ह्यूमन के अंदर ही, कैंसर की जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है। पहले कैंसर किसी किसी को होता था, बट अब देखा जाए तो हर चौथे बंदे को कैंसर हो जाता है, ठीक है। देखो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म हैव ए मेजर कंट्रीब्यूशन टू सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन। GMOs आर सेलेक्टेड ब्रीड क्रॉप्स और क्रॉप्स दैट हैव हैड DNA directly imparted into in order to give an advantage to the crop, whether that to be sustain colder temperature, require less water and yield more productivity। देखो GMOs क्या हैं कि कुछ ऐसे DNAs हैं जो क्रॉप्स में इम्प्लांटेड किए जाते हैं ताकि वो एडवांटेज ले सके वो क्रॉप, ठीक है। यानी कि कुछ जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं उस क्रॉप के अंदर ताकि वो सस्टेन कर पाए कोल्डर टेम्परेचर से, ठीक है, लेस वाटर हो तब भी, और मोर प्रोडक्टिविटी हमें दे। अब GMOs हमेशा इंटेंशनली नहीं डाले जाते हैं, कुछ DNAs में वैसे भी चेंजेस हो जाते हैं। जब हम क्रॉप को डालते हैं ना तो कुछ GMOs में हमारे चेंजेस हो जाते हैं DNA के अंदर, उसके जेनेटिक चेंजेस नेचुरली भी हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, खरपतवार हो जाती है, ठीक है ना। तो अब उन वीड्स को, उन खरपतवार को चेंज करने के लिए यानी कि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लाइफोसेट एंड हर्बिसाइड इस तरह के चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि थ्रेट है हमारे प्लांट के लिए भी। और जिस तरीके से ह्यूमन जो है एक इम्यून सिस्टम अपना बना लेता है किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, ठीक है, और उससे बच जाता है, उसी तरीके से हमारी 249 स्पीशीज़ वीड्स यानी खरपतवार की इस टाइप की हैं जिन्होंने कंप्लीट इम्यून सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली बना लिया है, ठीक है। तो अब उन पे कोई भी हर्बिसाइड या फिर जो ग्लाइफोसेट हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अब एट द एंड हमारे पास क्या रह जाता है कि हम क्या करें, टिल द लैंड, यानी पूरी लैंड की टिलेज समझते हैं ना आपकी ज़मीन को पूरा का पूरा मिट्टी को उखेड़ा और फिर उसमें से सारी चीज़ें निकाली, एक एक जो खरपतवार है उसको निकाल के अलग किया। अब वो उसका क्या डिसएडवांटेज है कि उससे हमारी सॉइल की प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, सॉइल जो है फास्टर ड्राई हो रही है, ठीक है, और जो गुड बैक्टीरिया है वो भी मर जाता है उससे सॉइल का, जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो रही है और लाइफ स्पैन भी हमारा कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओशन एसिडिफिकेशन। अब जिस तरीके से एयर नहीं बचा है हमारे ओशंस पे भी इफेक्ट हो रहा है CO2 का। CO2 जो है डिज़ोल्व हो जाती है ओशन के अंदर और जिससे कार्बनिक एसिड बनता है। अगर हम देखें पिछले 200 सालों में तो 30% जो है ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ा है, ठीक है, ए लेवल दैट द ओशन हैज़ नॉट बीन एट इन ओवर 20 मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो अगर हम पिछले 200 साल देख लें तो जो ओशन एसिडिफिकेशन है वो बढ़ रहा है। द एसिडिटी डिप्लीट्स द कैल्शियम कंसनट्रेशन, एक तो कम कर देता है ओशन का। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर क्रस्टेन ओशंस टू बिल्ड देयर शेल, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी शेल्स बनाए, लिविंग देम वल्नरेबल विदाउट देयर आर्मर, तो वो उन शेल्फ के बिना कैसे रहें, ठीक है, क्योंकि जो कैल्शियम की कंसनट्रेशन है वो कम हो गई, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका जो घर है ना, जो उनकी शेल्फ वो बनाते हैं ओशंस के, जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं वो नहीं बन पा रहे। बिटवीन द ग्लोबल टेम्परेचर राइज 1 डिग्री ऑफ द एंड द ओशन एसिडिफिकेशन, साइंटिस्ट से द क्वार्टर ऑफ द कोरल रीफ्स। आपने कभी कोरल रीफ्स देखे हैं, कभी इमेज देखना कोरल रीफ्स की कैसी होती है, तो कम से कम 25% जो एक्वेटिक लाइफ है उनका वो घर है कोरल रीफ्स, ठीक है। तो वो जो रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वो क्या हो रही हैं, डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। और क्वार्टर ऑफ द ऑल कोरल रीफ्स क्या हैं, वो तो बियॉन्ड रिपेयर है, वो तो रिपेयर ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। उसमें से 2/3 ऐसे हैं जिनको सीरियस थ्रेट है, ठीक है। तो इससे क्या हो रही है, ओशंस की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। इसके बारे में मैं पूरा आपको एक लेक्चर दे चुकी हूँ, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन भी ह्यूमन के द्वारा ही हो रहा है, फर्टिलाइजर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उनके द्वारा ही हो रहा है, या फिर जो सीवेज है उसके कारण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। देखो डिफॉरेस्टेशन क्या है, जब भी हमें स्पेस की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, ट्रीज़ कट करते हैं और अपने लिए स्पेस बनाते हैं, ठीक है। विद द एन exponential expansion in human beings, more food material, more shelter are being manufactured and spontaneous rate mostly stemmed from forestry। तो हम सब क्या लेते हैं, फॉरेस्ट से ले लेते हैं। forest are clear to make way for new humans which in turn make more human। you can see the problem according the international data and estimate 18 million acres of tree and clear cut each year to make way for new development and wood products। तो अगर हम देखें तो 18 मिलियन एकड़ के जो ट्री हैं हम हर साल कट कर देते हैं ताकि हम न्यू डेवलपमेंट कर सकें, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे,
और वुड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले सकें। दैट इज़ जस्ट अंडर हाफ ऑफ द ऑल ऑफ द ट्रीज ऑन द प्लानट सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन। जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बना है, अगर हम अब देखें तो हाफ ही ट्रीज़ रह गए हैं, ठीक है। विद ट्रीज बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन, क्लियरली दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग फॉर ह्यूमन। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है हमारे ह्यूमन्स के लिए कि हम जो है ऑक्सीजन के जो प्रोड्यूसर हैं उनको ही हम क्या कर रहे हैं, काटते जा रहे हैं, ठीक है। विद द मिलियन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ दैट लिव इन फॉरेस्ट, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ ए मेजर थ्रेट टू देयर सर्वाइवल एंड बिग कंट्रोवर्शियल इशू। तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इशूज़ हैं, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हमारी बढ़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद है एसिड रेन, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ पे आपको बताती हूँ। व्हेन ह्यूमन बर्न्स कोयल, जब भी ह्यूमन बर्न करता है कोयल को, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर व्हेन दे राइज अप and accumulate in clouds until the clouds become saturated and rain acid cause have gone on the ground beneath। यानी कि जब वो वाटर वेपर से मिलते हैं तो एसिड रेन होती है, ठीक है। when the rain falls it accumulates the water bodies, तो वाटर बॉडीज़ में जाएगा, ओशन में जाएगा, जो हमारे पॉन्ड है उनमें जाएगा, लेक्स में जाएगा, ठीक है। विच आर स्पेशली हार्मफुल टू लेक्स एंड स्मॉल बॉडीज ऑफ वाटर, जो स्मॉल बॉडीज ऑफ वाटर्स हैं उनके लिए एसिड रेन जो है ज़्यादा हार्मफुल है। द ग्राउंड सराउंडिंग द वाटर सोक्स अप द एसिड, तो जो ग्राउंड है, जो मिट्टी है जिसने उसको सोक कर लिया उस रेन को, तो वो भी क्या है, वहाँ पे भी एसिड चला गया। डिप्लीटेड द सॉइल ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर दिया उसने, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है उसको ख़त्म कर रहा। ट्रीज दैट ऑब्जर्व द एसिड accumulate the toxin that damages leaves and slowly kill large area of forest। तो क्या हो रहा है उससे, एसिड रेन से टॉक्सिक चीज़ जो है वो हमारी ट्रीज़ के ऊपर आ गई और जिससे वो फॉरेस्ट तक बर्बाद कर रही है हमारी, ठीक है। एसिड रेन हैज़ आल्सो बीन नोन टू कम्प्लीटली एलिमिनेट एंटायर स्पीसीज ऑफ फिश। तो वो क्या कर सकती है, एलिमिनेट कर सकती है सारी जो स्पीशीज़ हैं फिश की वो सब, उन सबको, ठीक है। कॉजिंग ए स्नो बॉल इफेक्ट ऑफ डैमेज टू द इकोसिस्टम दैट रिलाइज ऑन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन द इन्वायरमेंट। जो सस्टेन करने के लिए इन्वायरमेंट को चाहिए, जो इकोसिस्टम, फिर वो इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो जो मेन पॉइंट है हमारा है ओजोन डिप्लेशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉनिटरी प्रोटोकॉल से बिल्कुल रिलेटेड है हमारा। देखो ओजोन डिप्लेशन क्या है, यूवी रेज आती है हमारी सन से, जिनसे हमें एक ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर पे जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, यूवी रेज से। और जब ये जो ओजोन की लेयर है इसके अंदर क्या हो रहा है, होल होता जा रहा है, ठीक है, ये डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है। ओजोन इज मेड ऑफ 3 बॉन्डेड ऑक्सीजन दैट फ्लोट अप टू द स्ट्रेटोस्फेयर व्हेन दे ऑब्जर्व ए सब्सटेंशियल ऑफ यूवी रेडिएशन प्रोटेक्टिंग ऑल द क्राउन बिलो, ठीक है। हाउएवर ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस प्राइमरीली मेड अप ऑफ क्लोराइन एंड ब्रोमाइन find their way to the stratosphere where they strip the O3 of an oxygen destroying the capability of observing UV light। तो इसको हम आराम से पढ़ते हैं, देखो एक पिक्चर के थ्रू, ठीक है। देखो क्या है, ओजोन का रिएक्शन होता है हमारा क्लोराइन, ब्रोमाइन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ओजोन का डिप्लेशन किनके रिएक्शंस के कारण होता है, तो वो है क्लोराइन, ब्रोमाइन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है। तो आगे भी आएंगी, सब पूरा का पूरा मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाऊंगी कि ओजोन का डिप्लेशन कैसा हो रहा है, ठीक है। इनके रिएक्शन के कारण ही ओजोन के अंदर होल होता जा रहा है। वो कैसे हो रहा है, देखो ऑक्सीजन जो ओजोन है वो क्या है, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक O है, ऑक्सीजन है, फिर 2 हुई, O2 हुई और फिर O3, ये रहा हमारा ओजोन, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे आपको यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है। देखो सन की जो रेज आ रही हैं, ठीक है, वो CFC पे गई, ठीक है। अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर में बात करें तो ये किस तरीके से होता है, सन की जो रेज हैं वो CFC पे जाती हैं, जिससे CFC जो है वो ब्रेक हो जाता है और CI में चेंज होता है, जो क्लोराइन है। तो क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक बार पूछा हुआ है कि ओजोन को कौन सा ऐसा केमिकल है, रिएक्शन है जिसकी वजह से मतलब ओजोन जो है डिप्लीट हो रही है, तो वो क्लोराइन है, क्लोराइन की वजह से ऐसा हो रहा है। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, तो वो क्लोराइन है, ठीक है। तो जब ये O3 यानी कि ओजोन पे पड़ती है CI हमारी, तो क्या होता है कि वो एक मॉलिक्यूल को जब रिएक्शन होता है वो हटा देती है। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा O2 सिर्फ, और ये किसके साथ, एक O कहाँ चला गया हमारा चला गया CI के साथ, ठीक है। तो उससे क्या बन गया हमारा क्लोराइन एटम एंड द ऑक्सीजन रिएक्शन जो एंड द क्लोराइन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये जो है हमारा क्लोराइन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारी O3 थी वो डिप्लीट होके O2 में आ गई, और फिर वो ओजोन तो नहीं रही ना, फिर इसका मतलब क्या हुआ, ओजोन के अंदर होल होता जा रहा है, यानी डिप्लीट होती जा रही है, हटती जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से फिर दोबारा से ये CiO जो है
वो फिर से ऑक्सीजन के जो एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है उसके साथ रिएक्ट करती है और फिर वो भी क्या हो जाती है, O2 हो जाती है। फिर ये अकेला फिर Ci रह जाता है। फिर Ci पे मान लो सन की रेज, मतलब Ci जो है, फिर Ci क्या करती है, O3 से के साथ रिएक्शन करती है और ये सब चलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है हमारी वहाँ पे, सॉरी, ओजोन जो है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो पूरा एक रिएक्शन सिस्टम, चेन सिस्टम चलता जाता है, ठीक है। यूवी रेडिएशन ब्रेक्स ऑफ ए क्लोराइन आइटम फ्रॉम CFC मॉलिक्यूल्स, जो अभी मैंने आपको बताया जो प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद क्या है, द क्लोराइन रेडिकल अटैक्स ऑन ओजोन मॉलिक्यूल्स O3 एंड दिस ब्रेक्स द डिस्ट्रॉय द ओजोन, ठीक है। फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है O2 एंड द क्लोराइन मोनोऑक्साइड रेडिकल आर जनरेटेड, तो ये जनरेटेड हो गए। अब जो क्लोराइन मोनोऑक्साइड रेडिकल है रिएक्ट्स विद फ्री ऑक्सीजन, फिर दोबारा जो फ्री ऑक्सीजन आइटम है उनके साथ वो हो जाता है, तो उससे क्या होता है, फिर से उनसे भी O2 बनती है और फिर Ci जो है वो अकेला रह गया, ठीक है ना। फिर वो क्लोराइन जो है फिर से अटैक करता है ओजोन मॉलिक्यूल्स पे और फिर से क्या होती है, ओजोन टूटती है O2 और CiO में बन जाती है। फिर CiO जो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बचा उससे अट्रैक्ट करता है, फिर उससे वो O2 और Ci बन जाती है। फिर Ci फिर Ci जो है फिर से हमारे उसके अंदर आ जाती है, O3 पर अटैक करते हैं। तो ये एक चेन सिस्टम है पूरा जो कि चलता रहता है और जो हमारी ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है और होल होता जा रहा है। अब देखो इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी गैसेज हैं जो इफेक्ट कर रही हैं हमारी ओजोन लेयर को, डिप्लीट कर रही हैं। देखो CFC तो है ही, उसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, जैसे वेरी शॉर्ट लिव्ड ब्रोमाइन गैसेज, मिथेल क्लोरोफॉर्म हो गया, मिथेल क्लोराइड हो गया, हेलोन हो गया, HCFC हो गया, हेलोन मिथाइल ब्रोमाइड वगैरह, ये सब भी कर रही हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो रिएक्शन जो है UV सनलाइट्स के साथ अदर केमिकल रिएक्शन होता है, बट रिएक्ट करने के बाद ज़्यादा मात्रा में ही हमारी ये बनती हैं, ठीक है, यानी कि ब्रोमाइन नाइट्रेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइन नाइट्रेट, बट ये जो है ओजोन पे इफेक्ट नहीं डालती हैं। बट जो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं वो कौन कौन सी हैं देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्लोराइन मोनोऑक्साइड हो गया, CiO जो बनी हमारी, ब्रोमाइन मोनोऑक्साइड हो गया, या ब्रोमाइन का एटम्स है Br, या क्लोरीन आइटम है ये Ci, यानी कि ये जो हैं ये इफेक्ट करती है हमारी ओजोन लेयर को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सोर्सेज हैं देखो जो हार्म करते हैं हमारे ओजोन लेयर को। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, 2-4 ऐसे आइटम्स दे देंगे जो कि ओजोन लेयर को हार्म कर रही हैं और उसमें से 1-2 नहीं होंगी, तो कोडिंग में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जैसे हमारे क्या है, सॉल्वेंट क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे उनकी मात्रा भी दी हुई है कि कितना वो ओजोन लेयर को मतलब हार्म कर रहे हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेंट एंड एयर कंडीशनिंग हो गया, फॉर्म प्रोडक्ट्स हो गए, एरोसोल्स हो गए, ठीक है, स्टरलाइजेशन वगैरह है, ये सब क्या कर रही हैं, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन एंड द ओजोन होल इज मैन्युफैक्चर्ड केमिकल, स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट हो गए जैसे सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स एंड फॉर्म ब्लोइंग एजेंट्स हो गए जैसे CFC हो गया, HCFC है ना, HCFC CFC, ये दोनों ज़्यादा ही जो हैं एजेंट हैं, सब्सटेंस हैं जो हमारे ओजोन को चेंज कर रही हैं, हमारे ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं, ठीक है। नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं वो होते हैं वल्केनिक एरप्शन। अगर हम देखें कि ओजोन को एटमॉस्फेयर में और कौन सा एक नेचुरल इवेंट कौन सा है जो ओजोन को हमारे एटमॉस्फेयर पे इन्फ्लुएंस करता है, वो है वल्केनिक इरप्शन। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक बार पूछा हुआ है कि नेचुरल इवेंट कौन सा है ओजोन को डिप्लीट करने वाला या ओजोन को इन्फ्लुएंस करने वाला, तो वो वल्केनिक इरप्शंस जो आते हैं वो है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका भी। अब देखो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, जिस तरीके से CFC HCFC जो है हमारी ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन नेचर है कि जब हम देखते हैं अपने आप को खतरे में तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल भी वही है, ठीक है। जब देखा गया कि ओजोन की जो लेयर है उसमें होल हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया, हेली स्टेशन एंटार्क्टिका में, ठीक है, बाय J. फरमैन एंड कोलेग्रस के द्वारा। ए टाइम सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम 1957 से लेकर के 1984 में देखा कि स्टीडली यानी कि धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है ओजोन की जो लेयर है वो। तो जब हमारे ऊपर खतरा आता है तो हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो 1985 में वियना कन्वेंशन हुई फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर कंक्लूडेड ओजोन डिप्लेशन इज़ अ रियल इशू। तब उन्हें लगा कि ये एक रियल इशू है एंड एस्टेब्लिश एंड एग्रीड अपॉन प्रोसेस ऑफ ग्लोबल कमिटमेंट टू एड्रेसिंग द प्रॉब्लम। तो एड्रेस किया गया इस प्रॉब्लम को। अब क्वेश्चन देखो यही आया हुआ है कि मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन इन ऑर्डर टू एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशू। तो वही है डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो क्योंकि ये ट्रोपोस्फेयर्स में अगर है तो वो तो हमारे लिए पोल्यूशन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पर स्ट्रेटोस्फेयर में ये एक ओजोन लेयर है जो हमें यूवी रेज से बचा रही है। तो जब इसका डिप्लेशन हुआ तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल आया, ठीक है, इसके बचाव में। अब देखो क्वेश्चन आई गेस
गलती से आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल जो है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डिप्लेशन ही है, ठीक है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेज दैट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज ए लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट डिजाइन टू प्रोजेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, ठीक है। द ट्रीटी वाज ओरिजिनली साइंड, अब जो ट्रीटी है वो कब साइन हुई हमारी 1987 में, उसके बाद अमेंडमेंट्स भी हुई हमारी 1990 में भी और 1992 में, 2 अमेंडमेंट्स हुई हमारी, ठीक है। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल स्टिपुलेट्स that the production and consumption of the compounds that deplete ozone in the stratosphere, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जैसे हेलोन्स हो गया हमारा, HCFC है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मिथेल क्लोरोफॉर्म है, आर टू बी फेज्ड आउट बाय 2005, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको फेज्ड आउट करना है, इसको ख़त्म करना है, इसके यूजेस को, ताकि जो ओजोन में डिप्लेशन हो रहा है वो ना हो आगे, ठीक है। साइंटिफिक थ्योरी एंड एविडेंस सजेस्ट दैट वन इमिटेंस टू द एटमॉस्फेयर दीज कंपाउंड्स कुड सिग्निफिकेंटली डिप्लेटेड द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर दैट शील्ड द प्लैनेट फॉर डैमेजिंग UVB रेडिएशन। अब देखो हमारी जो सन है, सन से जो UV रेज आती है ना, वो हमारी आती हैं A, B, C and D, ठीक है। जो A होती है ना, वो तो जो मतलब वो तो हमारी बैक हो जाती है सन पे, ठीक है। उसके बाद C और D जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करती नहीं है हमें। जो UVB होती है ना, वो जो है वो हार्म करती हैं ह्यूमन को, ठीक है। तो इसी के रेडिएशन से बचाता है हमें ओजोन लेयर, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हैज़ प्रिपेयर द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हैंडबुक, उन्होंने ही यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने एक मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल की हैंडबुक बनाई जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन और उसके प्रोविज़न दिए गए हैं, ठीक है। अब वहाँ पे अगर हम देखें तो उन्होंने क्या कहा था, देखो सब्सटेंस कौन सा है, CFC हो गया, हेलोन्स हो गया हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथेल क्लोरोफॉर्म, ये सब हमने फेज डाउन करना है। और बेस ईयर कौन सा लिया इन्होंने, 1989 का बेस ईयर लिया, कि यानी कि वहाँ तक के लेवल तक हमने उसको क्या करना है, फेज डाउन करना है, और जितना वहाँ से मतलब अब तक बढ़ा है। तो 1993 तक हम 20% उसको लेस कर देंगे, 1997 तक हम 85% हम लेस कर देंगे, और 2000 तक 100%, ठीक है। हेलोन्स को भी का जो फेज डाउन होगा उसका लेवल 1989 का ही लिया गया है, और यहाँ पे का है 1995 में तक हम 50% इसको फेज आउट कर देंगे, और 2000 तक 100%, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ऐसे ही है हमारा, 1995 तक 85, उसके बाद 100%। मिथेल क्लोरोफॉर्म भी है, ठीक है ना, फेज आउट करेंगे हम, फेज डाउन करेंगे, इसका लेवल भी, इसका भी बेस ईयर हमारा 1989 ही रहा, 30, 70 और फिर 100 इसको हम फेज आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहली बात तो ये तो था हमारे जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए, और 5 ईयर्स का यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई डेवलपिंग कंट्रीज़ को। उन्होंने कहा कि आप अगले 5 साल और ले लीजिए और इसको ऐसे ही फेज आउट आपने करना है, ठीक है। उसके बाद जो अमेंडमेंट हुई है वो हमारी हुई है 2000 में, ठीक है। लंदन अमेंडमेंट हुई हमारी 1990 में टू द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फेज आउट ऑल CFC प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बाय द 2000। उन्होंने कहा कि हमें सारी ही कंजम्पशन और प्रोडक्शन जो है CFC की वो 2000 तक कम्प्लीटली बंद करनी है, ठीक है। अब देखो सब्सटेंसेस यहाँ पे वही है हमारे जो 1992 में हमारा कैंपेन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि 1996 तक हम फेज आउट कर देंगे 100% CFC को, 1994 तक 100% को करना है, कार्बन टेट्रालाइट को भी हमने 100% करना है, मिथेल क्लोरोफॉर्म को भी। उसके बाद 2 और गैसेज यहाँ पे शामिल की गई, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड और HCFC, ठीक है, उसको भी हमने वही लेवल लिया, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड का लिया 1991 का और HCFC का लिया 1989 का, और उन्होंने कहा कि 35% हम 2005 तक फेज आउट कर देंगे, 90% हम 2020 तक और 100% हम 2030 तक इसको फेज डाउन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अभी तक तो यही कहा जा रहा था काफ़ी समय से कि ग्रीन हाउस गैसेस जो आती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, उनका जो इफ़ेक्ट है ओजोन डिप्लेशन पे हो रहा है या नहीं, ठीक है ना, ये चीज़ हमने देखनी है। क्योंकि अभी तक हम कह रहे थे CFC, HCFC और यही गैसेज चेंज कर रही हैं, पर क्या ग्रीन हाउस गैसेज जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्या उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है ओजोन के ऊपर? तो काफ़ी रिसर्चर ने इस पर काम किया और अभी तक कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या ओजोन का डिप्लेशन जो है और जो ग्रीन हाउस वार्मिंग है यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है, उनमें कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का, पूछते हैं वो किसी चीज़ में, तो हम यही कहेंगे कि हाँ इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है। पॉसिबल लिंक बिटवीन ओजोन डिप्लेशन एंड क्लाइमेट चेंज बिकम इंक्रीजिंग फोकस ऑन द मेजरमेंट एंड मॉडलिंग एक्टिविटीज। इट वाज वंस बिलीव्ड दैट ओजोन डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस वार्मिंग वर लार्जली अनरिलेटेड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये दोनों इकोलॉजिकल अलग अलग प्रॉब्लम है, पहले समझा जाता था। एट प्रेजेंट साइंटिस्ट आर कंसर्न दैट द बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कंसनट्रेशन में लीड टू कोल्डर, more persistent vortex circulation patterns and high latitude during the winter that promote chemical loss of ozone by reaction
अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो अब आपने यही कहना है कि हाँ इनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। Also scientists are concerned that climate change may lead to higher abundance of stratospheric water vapor, ठीक है, which leads condition more favorable to ozone loss by halogens and both mid latitudes and high latitudes, and also lead to increased rate of ozone destruction by hydrogen radicals, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन एक और आया हुआ है मॉनिटरी प्रोटोकॉल से रिलेटेड, काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। रेफर्स टू क्या है, मॉनिटरी प्रोटोकॉल रेफर्स टू पूछा हुआ है कोऑपरेटिंग अमंग यूएन मेंबर कंट्रीज टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, फेजिंग आउट ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेशन, सब्सटेंसेज एनवायरनमेंट सब्सटेंशियली, और उसके बाद सेफ गार्डिंग सोसाइटल क्वालिटी ऑफ द लाइफ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं, तो आंसर हमारा वही है, फेजिंग आउट द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन आया हुआ है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द को बेनिफिट। को बेनिफिट क्या है, देखो उसके साथ साथ मॉनिटरी प्रोटोकॉल का को बेनिफिट क्या है ये पूछा गया है हमसे। इम्पटस टू डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम नहीं, बिल्कुल रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बिल्कुल है। अगर देखो को बेनिफिट क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी का भी रिडक्शन होगा जब हम इन चीज़ों को कम यूज़ करेंगे ना, तो ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन एड्रेसिंग एयर पोल्यूशन नहीं, कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हार्जार्डियस वेस्ट, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वो करेक्ट है यहाँ पे कि रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज आल्सो को बेनिफिट ऑफ मॉनिटरी प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखो इंडिया ने क्या काम किया है इस चीज़ से रिलेटेड। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान आया हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। कब आया, ऑन द ईव ऑफ इवेंट जो हुआ हमारा वर्ल्ड ओजोन डे का, यानी 16 सितंबर। तो डेट याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड ओजोन डे कब है, 16 सितंबर को, और 16 सितंबर को ही हमने आई कैप यानी कि हमारा इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान है उसको लॉन्च किया था। रिलीज ड्राफ्ट इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, इट मेक्स इंडिया फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप सच डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है, ठीक है, इसको इस बारे में डेवलप करने के लिए, ठीक है। इंडिया एग्रीगेट कूलिंग सिस्टम कूलिंग रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज बाय 8 टाइम इन लेस नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो कूलिंग का रिक्वायरमेंट है वो पहले से, ठीक है, वो 8 टाइम जो है इंक्रीज़ हो गया है पिछले 20 सालों में। द एक्शन प्लान विल गाइड द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग बोथ रेजिडुअल एंड कमर्शियल यूजर्स टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन फॉर कूलिंग। थोड़ा वो इस चीज़ को जो एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं कूलिंग के लिए उसको थोड़ा कम करें, ठीक है। 30% वो कम करें बाय 2037 से 38 तक। फ्रॉम कहाँ से कौन सा लेवल लिया इन्होंने, 17 से 18 का, ठीक है। यानी कि 17 और 18 से अब तक जो है उसका हमने अब क्या करना है, 30% उसको कम कर देना, ठीक है। अब हाँ गोल्स क्या हैं आई कैप के, उन्होंने कहा कि रिड्यूस कर देंगे हम रेफ्रिजरेंट डिमांड को बाय 25% टू 30%, कब तक, 2037 से 38 तक। रिड्यूस कूलिंग डिमांड अक्रॉस सेक्टर 20 to 25%, कब तक, वही 37 से 38 तक, 2037 से 38 तक के टारगेट हैं ये। रिड्यूस कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय 25% टू 40% कम कर देंगे 37 से 38 तक। ट्रेन एंड सर्टिफाई 1 लाख सर्विसेज सेक्टर टेक्नीशियन बाय 2022-23 इन एनर्जी विद स्किल इंडिया मिशन। तो वो ट्रेन करेंगे, सर्टिफाई करेंगे जो यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, किसमें, जो स्किल इंडिया मिशन चल रहा है उसमें। रिकॉग्नाइज कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज एंड थ्रस्ट एरियाज ऑफ रिसर्च अंडर नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम टू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एंड इनकरेज इनोवेशन चैलेंजेस। तो ये तो नहीं है ना हम कूलिंग की डिमांड को ही चेंज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर की डिमांड को ही चेंज कर देंगे, ठीक है, हमारा थोड़ा ना इस हिसाब से चल रहा है। तो क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई हम रिसर्च करें ताकि जो ये CFC और जो HCFC है इनका यूज़ कम हो कूलिंग के लिए, ठीक है ना, यानी रेफ्रिजरेंट जो है या स्प्रेज वगैरह हैं इन सब में इनका यूज़ हमारा कम हो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडी, ओके, बाय बाय।